स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इस नाम को आप सभी जानते होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी इंडिया की इसके एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जिनमें जेएचटी है, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट। तो बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं एसएससी वाले हर साल। और हर साल जब नए अभ्यर्थी इन परीक्षाओं को देते हैं तो उनको कई प्रकार की परेशानियां होती है, जिनमें से एक मुख्य परेशानी जो है एसएससी उसको सोल्व नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत सारे टीचर्स ने जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके उन्होंने कैंपेन भी चलाए, ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया है हैशटैग कि एसएससी को वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए। लेकिन एसएससी हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह अपनी मनमानी करते हैं। वो उनको कुछ नहीं लेना कि बच्चों की क्या डिमांड है। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको नहीं लेना कि हमारे देशवासियों की क्या डिमांड है, बस जो करना है वो करना है। इसीलिए शायद उनका जो फोटो है वो होम पेज पर लगा के रखते हैं। खैर, ये तो राजनीति मुद्दा है। अब देखिए, बात करते हैं एसएससी के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं हर साल, तो उनमें कम से कम 60-70% जो अभ्यर्थी बैठते हैं वो होते हैं उनसे पिछले एग्जाम्स में सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, जीएसटी में 325 बंदे सिलेक्ट हुए थे 2019 में, लेकिन 2020 के एग्जाम में 135 बच्चे उनमें से हैं और 2016, 17, 18 में से भी कुछ बच्चे होंगे, यानी 150 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। अब जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको समस्या ये होती है कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता एग्ज़ाम के बारे में कि कैसा पैटर्न है। हालांकि सिलेबस वगैरह पता होता है, लेकिन जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है उनको तो पता ही है कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, उनकी अच्छी तैयारी होती है। साथ में उनकी जॉब भी जिस तरह जीएसटी की होती है खासकर, तो जीएसटी का काम होता है वही ट्रांसलेशन करना, और वही एग्ज़ाम में आता है। ग्रामर वगैरह, ट्रांसलेशन वगैरह, ऐसे राइटिंग, तो वही उनका काम है, वही एग्ज़ाम में आ रहा है, तो अच्छी उनकी प्रैक्टिस होती है। इसी कारण से उनके 270 से 280 तक टोटल जो स्कोर होता है वो आ जाता है, जिसके कारण कट ऑफ बढ़ जाती है। देखिए, 2019 की कट ऑफ काफ़ी नीचे रही थी। उसका एक कारण ये भी था कि जीएसटी की जो पोस्ट थी उसमें केवल जीएसटी की ही थी, एसएसटी की कोई पोस्ट नहीं थी। लेकिन 2020 के एग्ज़ाम में नोटिस में उन्होंने निकाला कि एसएसटी की 8 पोस्ट हैं, तो उसके कारण से पुराने स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। देखिए, हर किसी का केवल एसएसटी बनना सपना नहीं होता। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर हैं लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ 7 प्रमुख बिंदुओं के बारे में आपको बताएंगे कि किसकी क्या समस्या रहती होगी। हमने एक अंदाज़ा लगाया तो आपको भी बता देना चाहते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है किसी को दूसरा विभाग चाहिए। कई बार होता है कि आपको मान लीजिए राजभाषा विभाग चाहिए और आपका किसी विधायी विभाग में आपका नाम आ गया, या फिर किसी सीबीडीटी वगैरह में किसी और विभाग में आपका नाम आ गया, जो आपको चाहिए था वो नहीं आया। इस कारण से क्या करते हैं कि अगली साल अप्लाई कर देते हैं और उस साल वो अपने अच्छे अंक पाकर और प्रेफरेंस में उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। यानी तो ये भी ऐसे आते हैं कि जिनको दूसरा विभाग चाहिए वो भी दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि दूसरा विभाग ट्रांसफ़र वगैरह तो ऐसी कुछ सुविधा है नहीं। नंबर 2, किसी को अपने राज्य में आना। मान लीजिए बंगाल का कोई व्यक्ति है, दिल्ली में उसकी पोस्टिंग आ गई, रिश्तेदारों से, दोस्तों से और घर वालों से सभी से अपना दूर हो चुका है वो, तो कल्चर भी अलग हो जाता है, आबो हवा भी बदल जाती है। खासकर दिल्ली की हर किसी को सूट नहीं होती, तो उनको परेशानी आती है, तो ट्रांसफ़र इतनी जल्दी होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि दोबारा एग्ज़ाम दे देते हैं, जिसके कारण से कट ऑफ बढ़ जाती है। शायद इसी कारण से जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको परेशानी होती है। और फिर आते हैं नंबर 3 पे, वरिष्ठ अनुवादक बनना। कोई जीएसटी बना है। अब देखिए, वरिष्ठ अनुवादक 3, 4, 5 साल में बनते हैं, तो इतने साल वेट करने से अच्छा है एक बार एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लो, 320, 30, 40 वगैरह, और आप सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बन जाओगे। तो चलो, 3 भी सॉलिड रीज़न है। नंबर 4 है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देखिए, मान लीजिए पिछले वर्ष का फाइनल रिजल्ट तब तक नहीं आया था जब आपने टियर 1 दिया था, और उसके बाद में वो रिजल्ट आया था, तो इसलिए आपने सोचा कि क्यों रिस्क लिया, चलो अप्लाई कर देते और एग्ज़ाम भी दे देते हैं, पता नहीं कहाँ पे नंबर आएगा। तो ये भी एक सॉलिड रीज़न आप मान सकते हैं। लेकिन अगले जो 3 रीज़न हैं, 3 कारण जो है वो थोड़े अजीब है। देखिए, नंबर 5 पे हमने एक कारण सोचा कि क्या हो सकता है, वो ये है कि रिकॉर्ड बनाना है कि इतनी बार हमने जीएसटी क्वालिफाई किया है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको 2016 में, 2017 में अच्छी जगह पोस्टिंग मिल गई, वो सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, लेकिन अभी उनकी उम्र बची हुई है, तो क्या करते हैं, चलो यार एग्ज़ाम दे देते हैं। जीएसटी इतनी बार क्लियर किया, मैंने 5 बार किया, किसी ने 6 बार कर रखा है, 2012-13 से भी बैठते आ रहे हैं। तो इनका हमें समझ नहीं आता, उनको बंद कर देना चाहिए। देखिए, रिकॉर्ड वगैरह बना के आपको सिर्फ अपना ईगो बढ़ाना है और कुछ नहीं करना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए
क्योंकि किसी न किसी के पेट पे आप लात मार रहे हैं। वो कैसे मार रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे। एक बार सातों पॉइंट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। नंबर 6 पे आते हैं। बस पेपर देखने के लिए ही परीक्षा दी थी। देखिए इस बार एक ऐसे मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तो वो ऐसे व्यक्ति थे, व्यक्ति तो क्या कहेंगे, बहुत ही बड़ी हस्ती है वो। और उन्होंने क्या किया कि बस मुझे एग्ज़ाम देखना था। हालांकि उनकी अच्छी पोस्टिंग हुई है और अच्छे पद पर हैं। किस पद पर वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, शायद आप समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, टियर 1 दिया, टियर 2 दिया, अच्छे नंबर आए। यार अच्छे नंबर आने ही आपकी अच्छी पोस्टिंग है, 4-5 साल आपकी जो है आपको काम करते हुए हो चुके हैं, तो अच्छे नंबर भी आएंगे तो डूब के मर जाना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अच्छे नंबर तो आना ही है। अब उनको क्या करना चाहिए, डीवी में नहीं जाना चाहिए। शायद वो नहीं जाएंगे शायद, लेकिन उन्होंने क्या किया यहाँ पे, पेपर 1 और पेपर 2 में उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया उसकी वजह से देखिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन हुआ है तो किसी का एलिमिनेशन भी हुआ है, और जिसका एलिमिनेशन हुआ है उनकी वजह से एक कैंडिडेट का एलिमिनेशन पक्का हुआ है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसका जो रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन हम उसको नहीं कहेंगे, जो फेलियर होता है वो उसी बंदे की वजह से होता है जो सिलेक्शन होता है। ठीक है, हम हालांकि उसकी भी कमियां हैं कि उसके ज़्यादा नंबर नहीं आए, लेकिन एक बंदा घटा है क्योंकि एक बंदा बढ़ा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं आपको। तो उनकी वजह से किसी ना किसी का नुकसान हुआ है, वो बहुत गलत हुआ। अगर आपको एग्ज़ाम पेपर ही चाहिए था तो आरटीआई वगैरह लगा के ले लेते, या फिर बहुत सारे बच्चे उनके लिंक में है तो उनसे ले लेते। और ऐसे वो ही नहीं, मैं उनको सिर्फ केवल उन्हीं को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर बार ऐसी परीक्षाएं देते हैं केवल एग्ज़ाम देखने के लिए। बस मैं अनुभव करना चाहता था कि जब मैंने जॉब ली थी तो मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी, अब कैसी फीलिंग आ रही है। आपकी ऑलरेडी उसी फील्ड में जॉब है और आप फिर ऐसे ही मज़े के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये बहुत गलत है, आपको नहीं देना चाहिए। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 पे कुछ ऐसे लोग होते हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है हालांकि, लेकिन नुकसान तो हो ही जाता है। ना ही पैसे की कमी है, ना ही नौकरी की ज़रूरत होती है, बस हर साल चयनित होकर नए नए विभागों व मंत्रालयों की सैर करनी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको बेसिक से ही आपका पे मिलेगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। उनको बस ये है कि मुझे हर साल अब की बार राजभाषा ले लिया, अगली बार मैंने कोई CVDT ले लिया, उससे अगली बार मैंने विधायी विभाग ले लिया। तो ऐसे ही उनका काम है घूमना। अब देखिए हम आपसे बोल क्यों रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 2020 के डीवी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जा रहे हैं तो कृपया करके 2020 वाले कैंडिडेट्स पर कृपया करके आप केवल SHT की 2 जो डिपार्टमेंट्स में है उनकी वैकेंसी निकली हुई है। हालांकि फाइनल वैकेंसी भी आनी बाकी है, तो जिनमें अगर आपको SHT बनना है तो आप JHT मत भरिए। बस मेरा कहने का मतलब ये, ऑप्शन 4 में आप केवल SHT भरिए। अब आगे क्या होता है, देखिए हम आपको रोकना क्यों चाहते हैं, जिनकी ऑलरेडी जॉब है। अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए तो चलो ठीक है, वो एक दूसरा मुद्दा होता है, या फिर किसी का कोई ख़ास गंभीर कारण है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपका काम चल जाता है ना डीवी में न जाने से, ये 2020 वाली जॉब न लेने से, अगर आपको केवल पेपर देखना, चलो कोई ना कोई तो निकला है आपकी वजह से, उसकी कोई बात नहीं, चलो वो तो जो हुआ सो हो गया। लेकिन अगर डीवी में आप गए तो कोई ना कोई फिर निकलेगा जिसका फाइनल लिस्ट में नाम आना है, और SSC क्या करेगी, वेटिंग लिस्ट लगा के उसका नाम उसको बुलाएगी, नहीं भैया इतने कैंडिडेट कम हो गए, तुम आ जाओ जल्दी से जल्दी। तो ऐसा SSC करने वाली नहीं है, तो आप ही कर दीजिए। हालांकि बच्चे बहुत सारी दुआएं देते हैं, हर बार कैंडिडेट्स भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनकी ऑलरेडी जॉब है वो प्लीज़ जॉब में मत जाइए JHT के डीवी में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। चलो ठीक है, उनका बड़प्पन है। अब आपको बता देते हैं, देखिए सरकारी नौकरी जो लगती है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जैसी इतनी छोटी जॉब नहीं है, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो उसमें क्या होता है कि आपको परमानेंटली हम मान सकते हैं कि लाइफ टाइम अगर आप अच्छी तरह से चलते हैं तो एक तरह से सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि चलो करियर की टेंशन तो आपको होने वाली है नहीं। और दूसरा ये है कि आपके परिवार में, जैसे बोलते हैं लोग कि अगर बंदा किसी की संतान अगर कामयाब हो जाती है तो उसके माँ बाप की 10-12 साल 15 साल उम्र बढ़ जाती है, आधी बीमारियां कम हो जाती हैं। वो क्यों होती है कि उनका जो मानसिक उन पर दबाव होता है, एक टेंशन होती है कि यार हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है, आगे कैसे चलेगा काम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो आपकी जॉब लगती है उससे आपका जीवन सफल होता है, आपके घर वालों का जीवन सफल होता है, आपकी जो संतान होगी, आने वाली पीढ़ियां भी सुधर जाती हैं। तो ये बात आपको, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत बड़ा असर पड़ता है कईयों की जिंदगियों पर, कईयों के जीवन पर। किसी का लास्ट चांस होता है, हो सकता है आपकी वजह से मतलब कई बार होता है कि परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ लोग तैयारी नहीं कर पाते अपने लास्ट चांस में,
और आप केवल मज़े के लिए पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। चलो ठीक है, आपकी काबिलियत है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, देखो गलत होने से रोक नहीं सकते, लेकिन हमें अपनी ओर से संभव कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मज़े के लिए किसी के जीवन का एक तरह से खिलवाड़ ही हो जाता है इनडायरेक्टली। हालांकि चाहकर कोई, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आप अगर इतना अफोर्ड कर सकते हो कि आप डीवी में नहीं जा सकते तो भी आपका काम चल रहा है, तो बस रहने दीजिए। अदरवाइज़ हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप डीवी में मत जाइए, आपको जाना नहीं चाहिए, आप जाइए, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो। क्योंकि जब आप बेरोज़गार थे तब शायद आपको भी गुस्सा आता होगा कि ये जो लोग ऑलरेडी जिनकी जॉब होती है वो भी डीवी में जाते हैं, वो भी हर बार एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब कामयाबी मिल जाती है तो कुछ लोग शायद इन बातों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हर बार ऐसे ही भीड़ बढ़ जाती है। जो पुराने कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे कंपटीशन में आ जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहते थे। अगर आप कर सकते हैं इतना इन बच्चों के लिए, 2020 वाले अभ्यर्थियों के लिए और हर बार आने वाले अभ्यर्थियों के लिए, केवल 2020 वाले बैच के लिए ही नहीं, तो आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद हम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका होगा। और बस इसी के साथ हम अब समाप्ति करते हैं अपने इस छोटी सी रिक्वेस्ट की। बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप इतना कर सकते हैं तो ये एक जो है बहुत ही बड़ा आपका कदम होगा, और शायद इसकी आपकी वजह से, इस छोटे से कदम की वजह से किसी न किसी की ज़िंदगी संवरने वाली है।